दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग एक स्टोरी करने वाले हैं, एम आई ब्लू, विच वॉज रिटन बाय एलिस वॉकर। एलिस वॉकर एक अमेरिकन पोइटिस, फिक्शन राइटर रही हैं। ठीक है, अभी ज़िंदा है। 1944 में जन्म हुआ था इनका और ये अभी ज़िंदा है। बहुत मतलब 81 ईयर्स ऑफ एज की हो गई हैं। ठीक है, ब्लैक राइटर रही हैं, मतलब ये श्वेत नहीं है, वाइट नहीं है। एक तो कह सकते हैं एफ्रो अमेरिकन, वैसे तो अमेरिकन राइटर है परंतु जीन्स अफ्रीकन है वैसे। तो ये अमेरिकन पोइटिस, फिक्शन राइटर रही हैं। 1944 में जैसे जन्म हुआ इनका। फेमस रही हैं अपनी जो इनका एक नोवेल आया था द कलर पर्पल। ये द कलर पर्पल करके इनका फेमस नोवेल आया था 1982 में। इसको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। तो इस नोवेल के लिए काफ़ी पॉपुलर रही हैं। ऑल दो इनकी स्टोरीज़ बहुत पॉपुलर हैं, अलग अलग मतलब ना, इनकी कई सारी स्टोरीज़ हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही हैं। उनमें से एक स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिस वॉकर की स्टोरी एम आई ब्लू। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रही है कि अर्न दीज टीयर्स इन दीज आइज टेलिंग यू, क्या ये जो आंसू हैं, ये आँखों में जो आंसू हैं, ये तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं क्या। देखो, एलिस वॉकर जो है ना, वो एक्टिविस्ट रही हैं। मतलब वो आदमी, मतलब औरतों के अधिकार, जानवरों के अधिकार, ह्यूमन के अधिकार, है ना। तो ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, वुमेन राइट्स, इन सबको ये हमेशा उठाती रही हैं। इनके ऊपर इनकी मतलब वर्क्स काफ़ी हद तक बेस्ड आधारित हैं। तो वो बोल रही है कि देखो, तुम्हें ये आँखों में आंसू कुछ कह नहीं रहे हैं क्या। तो फॉर अबाउट 3 years my companion and I rented a small house in the country that stood on the edge of a large meadow that appeared to run from the end of our deck straight into the mountains. Now she is explaining, वो बोल रही है कि देखो 3 साल तक हमने और मैंने बेसिकली और मेरे कंपेनियन ने, मेरे साथी ने एक किराए पे एक छोटा घर लिया जो गांव में था। और ये घर कहाँ है, ये किनारे पे था, एज पर था। किसके किनारे, लार्ज मिडो, एक बहुत बड़ा खेत, उसके किनारे पे था। ये लार्ज घास के मैदान, मिडो मतलब घास के मैदान के किनारे पे था। और वो घास का मैदान इतना बड़ा था कि ऐसा लगता था कि मतलब सीधा पहाड़ों में जाके टिकेगा। वो दूर पहाड़ है, वहाँ तक घास के मैदान ही घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं। ऑल दो पहाड़ दिखाई दे रहा है कि घास का मैदान पूरे पहाड़ तक जा रहा है, परंतु एक्चुअल में पहाड़ तो काफ़ी दूर है। ठीक है, और उस घास के मैदान और पहाड़ के बीच में एक कस्बा भी पड़ जाता है, एक टाउन भी है। क्योंकि मैदान मतलब वो जो अपन ऐसे बहुत बार देखते हैं ना कि कोई बहुत दूर की चीज़ है कि हाँ ये तो धरती वहाँ तक जा रही है, पर एक्चुअल में उसके बीच में बहुत कुछ होता है वहाँ तक पहुँचने में। तो पहाड़ काफ़ी दूर है, उसके बीच में एक पूरा कस्बा भी पड़ता है। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द मैनी प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हाउस दैट यू नेवर रियली वर अवेयर ऑफ दिस। और यह एक उन मतलब खुशनुमा चीज़ों में से था इस घर के साथ में, जिसके बारे में आप इतना आपको अवेयर नहीं है, आपको पता नहीं चलता कि भाई इससे कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। बहुत से लोग ध्यान नहीं देते इस बात पर। ठीक है, इट वॉज ए हाउस ऑफ मैनी विंडोज़, लो वाइड नियरली फ्लोर टू सीलिंग इन द लिविंग रूम। अब देखो, ये एक ऐसा घर है जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ चौड़ी हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ छत के आसपास हैं, कुछ नीचे फर्श के आसपास है ना। तो ऐसे इस पर बहुत सारी खिड़कियाँ हैं और वो घास के मैदान की तरफ खुली हुई भी हैं। ठीक है, एंड इट वॉज फ्रॉम वन ऑफ दीज दैट आई फर्स्ट सॉ आवर क्लोजेस्ट neighbor, a large white horse cropping grass, flipping its mane and ambling about, not over the entire meadow which stretched well out of sight of the house, but over the 5 or so fenced in acres that were next to the 20 odd that we had rented. तो देखो, वो रही इन्हीं खिड़कियों में से, ये जो खिड़कियाँ जो घास के मैदान की तरफ खुलती हैं, इन्हीं खिड़कियों में से एक खिड़की में से एक दिन मैंने मेरे नेबर, मेरे पड़ोसी को, क्लोजेस्ट नेबर, सबसे करीबी पड़ोसी को देखा मैंने। वो पड़ोसी कौन है, एक लार्ज वाइट हॉर्स, एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा जो कि घास चर रहा था, फ्लिपिंग इट्स मैन, और अपनी जो घोड़े के गर्दन नीचे बहुत सारे बाल होते हैं ना, उसको बोलते हैं मैन, ये मैन। तो वो अपनी उसको हिला रहा था बालों को। ठीक है, एम्बलिंग अबाउट, और इधर उधर मुड़ रहा था, घूम रहा था। एंड नॉट ओवर द एंटायर मिडो, परंतु पूरे घास के मैदान में नहीं, विच स्ट्रेच्ड वेल आउट ऑफ साइट ऑफ द हाउस, क्योंकि घास के मैदान तो बहुत बड़ा है, नज़रों से दूर दूर तक ओझल हो जाता है, बहुत दूर तक है। ठीक है, बट ये घोड़ा कितने इलाके में घूम रहा था, केवल 5 एकड़ में, ओवर द 5 एकड़ की ज़मीन में, और सो फेंस्ड इन एकर्स, क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन पे क्या हो रहा है, बाड़ाबंदी हो रही है। उस बाड़ाबंदी के अंदर ये 5 एकड़ में घूमता रहता है। दैट वर नेक्स्ट टू द 20 और दैट वी हैड रेंटेड,
और ये 5 एकड़ की ज़मीन, हम जिस ज़मीन में किराए पर रह रहे हैं वो 20 एकड़ की है पूरी। उसी के बगल में ये 5 एकड़ का फेंस्ड बाड़ाबंदी किया हुआ इलाका है जिसमें घोड़ा घूमता रहता है। आई सून लर्न इट दैट द हॉर्स, कुछ दिनों में मुझे पता चला, जल्दी पता चल गया मुझे कि जो घोड़ा है हुज नेम वॉज ब्लू, कि इस घोड़े का नाम क्या है, ब्लू है। क्या नाम है, ब्लू। और यह बिलोंग टू अ मैन हु लिव्ड इन अदर टाउन, और एक ऐसे आदमी का घोड़ा है जो कि दूसरे कस्बे में रहता है। वो आदमी यहाँ रहता भी नहीं है, वो दूसरे कस्बे में रहता है। बट वॉज बोर्डेड बाय आवर नेबर्स नेक्स्ट डोर, परंतु उसने ये घोड़ा यहाँ छोड़ रखा है हमारे पड़ोसियों के पास में। कि जैसे होता है ना कि हम बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं कि वहीं रुकेगा, वैसे इस घोड़े को बोर्डिंग में डाल रखा है एक तरीके से। मतलब कहने का मतलब है कि पड़ोसी हैं उनके पास छोड़ रखा है कि ठीक है तुम रख लो, तुम थोड़ा ध्यान रख लेना, वैसे चर लेगा खुद ही घास ये, बाकी तुम बीच में देख लेना कभी। तो ऐसे मतलब वो घोड़ा पड़ोसियों के पास छोड़ रखा है और वो मालिक तो दूसरे कस्बे में रहता है। Occasionally one of the children, usually a stocky teenager but sometimes a much younger girl or boy, could be seen riding blue। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे, टीनेजर बच्चे, अभी जवान नहीं हुए है ना, 12-13 साल के बच्चे, एक लड़की और कभी कभी एक लड़का भी, वो इसके ऊपर सवारी करते हुए, ब्लू के ऊपर सवारी करते हुए दिख जाते हैं कभी कभार। ठीक है, वो घास के मैदान में नज़र आते हैं, इसकी पीठ पे चढ़ते हैं और 10 से 15 मिनट तक बहुत ज़ोरदार तरीके से पूरे दम से इस पर सवारी करते हैं। फिर नीचे उतर जाते हैं और ब्लू के पीठ पे थपथपाते हैं ज़ोर से, और उसके बाद में फिर महीने भर के लिए गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा नज़र ही नहीं आते। ठीक है, नॉट बी सीन अगेन फॉर अ मंथ और सो, फिर महीने भर के लिए गायब हो जाते हैं बिल्कुल। देयर वर मैनी एप्पल ट्रीज इन आवर यार्ड एंड वन बाय द फेंस दैट ब्लू कुड ऑलमोस्ट रीच। और देखो फिर बोल रहे हैं राइटर कि देखो हमारा जो यार्ड है, घर का जो मतलब बरामदा है, यार्ड है मतलब जो एरिया है, उसमें कई सारे एप्पल ट्रीज़ हैं। उनमें से एक एप्पल का पेड़ का है बाड़े के पास में ही है, जस्ट फेंस के पास में है, जिस एप्पल के पेड़ तक ब्लू पहुंच पाता है वो पहुंच जाता है। तो वी वर सून इन द हैबिट ऑफ फीडिंग हिम एप्पल्स, तो हमें जल्दी आदत लग गई कि हम ब्लू को एप्पल खिलाते थे, क्योंकि उसको पसंद है एप्पल खाना, है ना, विच ही रेलिश्ड, उसको पसंद है एप्पल खाना। स्पेशली बिकॉज बाय द मिडल ऑफ समर द मिडो ग्रासेस ऑफ ग्रीन एंड सकुलेंट सिंस जनवरी हैड ड्राइड आउट फ्रॉम द लैक ऑफ रेन। खास तौर पे इसलिए भी उसको पसंद है क्योंकि गर्मी आते आते क्या होता है, जो घास के मैदान की जो घास है ना, वो क्या हो जाती है, जो कभी हरी हुआ करती थी और जूसी हुआ करती थी, सकुलेंट मतलब जूसी, रसदार हरी घास हुआ करती थी जनवरी के महीने में, वो अब क्या हो गई है, गर्मी आते आते अब वो सूख गई है। क्यों? पानी की कमी की वजह से, लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से वो घास सूख चुकी है। तो सूखी घास को घोड़े को खाने में कोई मज़ा नहीं आता है, इसलिए उसको एप्पल खाने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, ब्लू स्टम्बल्ड अबाउट मंचिंग द ड्राइड स्टॉक्स हाफ हार्टेडली, वो उस सूखी घास को बेमन से खाता है बेचारा, जब उसको सेब नहीं मिल पाते हैं तो, है ना। समटाइम्स ही वुड स्टैंड वेरी स्टिल जस्ट बाय द एप्पल ट्री एंड व्हेन वन ऑफ अस केम आउट ही वुड विनिंग। कभी कभी तो उस एप्पल के पेड़ के पास में वो चुपचाप आके खड़ा हो जाता, और जब कभी हम में से कोई नज़र आता ना उसको, तो वो क्या एक तरह से आवाज़ निकालता, विनी करता, मतलब घोड़ा से आवाज़ निकालता ना, वैसे वो आवाज़ निकालता, स्नॉट नाउडली, ज़ोर से चिल्लाता और स्टैम्प द ग्राउंड, और अपने पैरों से ग्राउंड को पीटता। दिस मेंट ऑफ कोर्स आई वॉन्ट एन एप्पल, इस सब का यही संकेत होता था कि भाई मुझे भी एप्पल खाने हैं, मुझे एप्पल दे दो, मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं बेसिकली। It was quite wonderful to pick a few apples or collect those that had fallen to the ground overnight and patiently hold them one by one up to his large toothy mouth। तो नरेटर बोल रहे हैं कि देखो ये बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होता था कि हम कुछ एप्पल्स या तो तोड़ते उसके लिए, या फिर नीचे टूटे हुए पड़े होते थे उनको उठा लेते, है ना, जो रात में गिर गए हैं एप्पल, ठीक है, उनको उठा लेते और फिर उनको उस घोड़े के सामने, ब्लू के सामने हम हाथ में लेके खड़े हो जाते पेशेंटली, और फिर वह उनमें से एक एक करके उठा के उनको अपने बड़े से माउथ में, टूथी बड़े बड़े दांतों वाले मुंह से उन एप्पल्स को खा लेता। आई रिमेन्ड एज थ्रिल्ड एज अ चाइल्ड बाय हिज फ्लेक्सिबल डार्क लिप्स, ह्यूज क्यूब ब्लैक टीथ दैट क्रश द एप्पल्स। और मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं बड़ा रोमांचित होता था, थ्रिल्ड होता था, रोमांचित होता था एक बच्चे की तरह, उसके गहरे रंग के उन फ्लेक्सिबल, गुदगुदे से एकदम फ्लेक्सिबल लिप्स को देखते हुए, उसके होठों को देखते हुए मैं बड़ा खुश होता था जिस तरीके से वो चबा चबा के खाता है उन एप्पल्स को। क्यूब की शेप के वो दांत जो कि एप्पल्स को क्रंच करते हैं, चबाते हैं दांतों से, कच्च देने से, वैसी आवाज़ आती, उसको देख के बड़ा मज़ा आता था राइटर को। कोर एंड ऑल विद ऑल सच फाइनलिटी एंड इज हाई ब्रॉड ब्रेस्टेड इनॉर्मिटी, और उसके पूरा जो बदन, इतना ऊंचा तगड़ा बदन, उस सबको देख के उसको बड़ा मज़ा आता था। बिसाइड विच आई फेल्ट स्मॉल इंडीड, उस बदन के सामने मैं तो छोटा महसूस करती थी। राइटर एक्चुअल में फीमेल है ना, तो वो उसके सामने छोटा महसूस करती थी। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड,
अब राइटर बोल रही है कि जब मैं बचपन में छोटी थी, बेसिकली आई यूज टू राइड हॉर्सेस, तो मैं घुड़सवारी किया करती थी, एंड वॉज स्पेशली फ्रेंडली विद वन नेम्ड नैन, और ख़ासतौर पे एक घोड़ा हुआ करता था नैन करके, उससे मेरी खास दोस्ती थी। स्पेशली तब तक अच्छी दोस्ती थी जब तक एक दिन मैं उसको उस पर घुड़सवारी कर रही थी और मेरे भाई ने, माई ब्रदर डेलिबरेटली स्पूक्ड हर, मेरे भाई ने उसको एक तरीके से चिढ़ा दिया उसको, तो उससे वो परेशान हो गया एकदम घोड़ा, है ना, और आई वॉज थ्रोन, और मुझे फेंक दिया उसने हेड फर्स्ट, सिर के सहारे फेंक दिया, और मेरा सिर कहाँ जाके टकराया, अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री, एक बेसिकली जो पेड़ है उसके तने के जाके टकराया मेरा सिर। मतलब राइटर बचपन में घुड़सवारी पसंद करती थी, परंतु एक दिन उसके भाई ने उसके घोड़े को, जिस पे वो बैठी हुई थी, उसको एकदम डरा दिया, उसको छेड़ दिया, और घोड़े ने उठा के राइटर को फेंक दिया और उसका सिर टकरा गया पेड़ के तने से। उसके बाद में व्हेन आई केम टू, आई वॉज इन बेड, जब उसे होश आया राइटर को, तो वो बेड पे पड़ी हुई थी, उसकी माँ बड़ी चिंतित उसके पास में बैठी हुई थी, और हमने आखिरकार ये डिसाइड कर लिया साइलेंटली कि शायद हॉर्स बैक राइडिंग की घुड़सवारी मेरे लिए नहीं बनी है, मेरे लिए सेफेस्ट स्पोर्ट नहीं है। तो उसके बाद मैंने घुड़सवारी करना बंद कर दिया। सिंस देन आई हैव वॉकड एंड प्रेफर वॉकिंग टू हॉर्स बैक राइडिंग। उसके बाद में मैं पैदल चलना पसंद कर लेती थी घुड़सवारी करने के बजाय, कि ये सेफ़ नहीं है। बट आई हैड फॉरगॉटन द डेप्थ ऑफ फीलिंग वन कुड सी इन हॉर्सेज आइज। परंतु मैं एक चीज़ भूल गई थी कि घोड़े की आँखों में कितनी गहराई होती है। वो चीज़ मुझे बचपन में तो याद थी, परंतु उसके बाद मैं भूल गई कि कितने इमोशंस भरे होते हैं उसमें। आई वॉज देयर फॉर अनप्रिपेयर्ड फॉर द एक्सप्रेशन इन ब्लूज, इसलिए मैं ब्लू की आंखों में उन एक्सप्रेशंस के लिए तैयार नहीं थी जो एक्सप्रेशन वो मुझे दे रहा था। वो क्या एक्सप्रेशन थे कि ब्लू वॉज लोनली, कि ब्लू बिल्कुल अकेला था जीवन में, वो अकेला उस 5 एकड़ भूमि में घूमता रहता था, तो वो बहुत ही अकेला था। उसकी लोनलीनेस जो थी ना, उसको राइटर पहले एकदम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बचपन में उसका एक्सपीरियंस था घोड़ों के साथ में, बच्चे समझते भी हैं, जानवरों के साथ में लगाव भी रखते हैं, उनके इमोशन को समझ भी जाते हैं। पर जैसे जैसे वो बड़ी हो गई, वो सब भूल भाल गई कि क्या एक आँखों में, एक जानवर की आँखों में भी कितने इमोशंस होते हैं। ब्लू वॉज हॉरिबली लोनली एंड बोर्ड, तो ब्लू बहुत ज़्यादा अकेला था और बिल्कुल बोर हो जाता था। आई वॉज नॉट शॉक्ड दैट दिस शुड बी द केस, मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 एकड़ की ज़मीन पे वो अकेला था। एंडलेसली इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ मिडोज, भले ही कितना ही सुंदर घास का मैदान क्यों ना हो, अकेला व्यक्ति कब तक टाइम पास करेगा। एंड हिज वॉज कैन नॉट प्रोवाइड मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स इन वन रेनी सीजन टर्न टू ड्राई, दैट वाज अबाउट इट। और एक बार जब बारिश का मौसम चला जाता है तो थोड़ा बहुत जो टाइम पास भी होता है हरी हरी घास को देख के, वो भी ख़त्म, है ना। नाउ नो आई वॉज शॉक्ड दैट आई हैड फॉरगॉटन दैट ह्यूमन एनिमल्स एंड नॉन ह्यूमन एनिमल्स कैन कम्युनिकेट क्वाइट वेल। नो आई वॉज शॉक्ड, मैं बिल्कुल शॉक थी इस बात को जान के, मैं भूल गई थी इस बात को। आई हैड फॉरगॉटन कि ह्यूमन एनिमल्स और नॉन ह्यूमन एनिमल्स, ह्यूमन एनिमल्स कौन है? हम इंसान, क्योंकि इंसान भी जानवर ही होता है, कि हम इंसान, और जो जानवर नॉन ह्यूमन एनिमल कौन है? जानवर, कि जो हम इंसान जो कि जानवर है, और एक ऐसे जानवर जो कि इंसान नहीं है, यानी जानवर ही, यानी कहने का मतलब इंसान और जानवर, उन्हीं को लिखने का दूसरा तरीका है ये, ठीक है। कि वो ये भूल गई थी, वो शौक थी ये बात जान के कि इंसान और जानवर कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपने भावों को आदान प्रदान कर सकते हैं। इफ़ वी आर ब्रॉट अप अराउंड एनिमल्स एज चिल्ड्रन वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड। अगर हमें जानवरों के आसपास में पला बढ़ा जाए, हम जानवरों के आसपास बड़े हों, उनके साथ में खेल कूद कर बड़े हों, उनके आसपास रह के बड़े हों, तो हम उनके इमोशंस को समझ सकते हैं बहुत आसानी से, और जानवर भी अपने इमोशंस हमको आसानी से बता सकते हैं। बाय द टाइम वी आर अडल्ट वी नो लॉन्गर रिमेंबर, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो बचपन में थे पास में और फिर बीच में गैप आ गया और हम बड़े हो गए, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैम, हम उनको समझ नहीं पाते, हम उनके इमोशंस को याद नहीं रख पाते हैं। वी नो लॉन्गर रिमेंबर, हमें याद नहीं रहती कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनके क्या भाव हैं, उनकी आंखों में क्या भाव है। हाउ एवर द एनिमल्स हैव नॉट चेंज, परंतु जानवर कभी बदलते नहीं। हम इंसान तो बदल जाते हैं समय के साथ में, परंतु जानवर नहीं बदलते हैं। दे आर इन फैक्ट कंप्लीटेड क्रिएशंस, क्योंकि जानवर एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे पूर्ण कृति है इस दुनिया की। एटलीस्ट दे सीम टू बी, कम से कम वो पूर्ण दिखाई देते हैं। सो मच मोर देन वी, हमसे तो ज़्यादा ही पूर्ण है। हम इंसान इतने समय के साथ खुद ही बदल जाते हैं, अपनों को ही भूल जाते हैं, अपनों से नाता तोड़ लेते हैं। जानवर वफादार होते हैं, वो कंप्लीटेड क्रिएशंस है, वो कंप्लीटेड कृतियाँ हैं इस दुनिया की। हु आर नॉट लाइकली टू चेंज, वो बदलते नहीं हैं। इट इज़ देयर नेचर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, उनका स्वभाव ये है कि खुद को व्यक्त करना। व्हाट एल्स आर दे गोइंग टू एक्सप्रेस, वो क्या और एक्सप्रेस करेंगे? वो खुद ही को एक्सप्रेस करते हैं कि हम किस तरह के हैं, वो अपना स्वभाव एक्सप्रेस करते हैं। जानवर के पास एक्सप्रेस करने के लिए और कुछ होता नहीं है, वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, वो बताते हैं कि हम जैसे पहले थे आज भी हम वैसे ही हैं। एंड दे डू, एंड जनरली स्पीकिंग दे आर इग्नोर्ड, और उनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं।
हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उनके भाव को समझने की कोशिश ही नहीं करते। आफ्टर गिविंग ब्लू द एप्पल्स आई वुड रेंडर बैक टू द हाउस अवेयर दैट ही वॉज ऑब्जर्विंग मी। ब्लू को एप्पल्स खिलाने के बाद में मैं घर वापस लौट जाया करती थी, अवेयर दैट ही वॉज ऑब्जर्विंग मी, मुझे पता होता था कि वो मुझे देख रहा है। वर मोर एप्पल्स नॉट फोर्थ कमिंग देन, और उसके मन में ये सवाल उभर रहे हैं, क्या और एप्पल्स मुझे नहीं खिलाए जाएंगे। वॉज दैट टू बी हिज सोल एंटरटेनमेंट फॉर द डे, क्या दिन में आज मेरा इतना ही टाइम पास होगा कि मेरे साथ में तुम थी, अब चली गई हो तुम। बेसिकली मतलब जब तक एप्पल खिलाए जाते थे उसके साथ में कोई उसको कंपनी मिल जाती, साथ मिल जाता, वो बोर नहीं होता उतनी देर के लिए। तो वो सोचता कि क्या मेरा एंटरटेनमेंट इतनी देर ही होगा अब। माई पार्टनर स्मॉल सन हैड डिसाइडेड ही वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू पीस अ किल्ट। अब राइटर बोल रहे हैं कि जो मेरा पार्टनर था, जो मेरे साथ में किराए पे रह रहा था उस मकान में, उसका एक छोटा बेटा था, उसने डिसाइड किया कि उसको रज़ाई बुनना सीखना है। वी वर्कड इन साइलेंस ऑन आवर रिस्पेक्टिव स्क्वायर्स एज थॉट, हम अपना अपना काम शांति से करते थे, ठीक है। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आए कि वेल अबाउट स्लेवरी, मेरे दिमाग ख्याल क्या है, राइटर बोल रही है, मेरे दिमाग में ख्याल आए गुलामी के बारे में, स्लेवरी के बारे में, कि अबाउट वाइट चिल्ड्रन, कि जो गोरे बच्चे होते हैं, हु वर रेज्ड बाय देयर ब्लैक पीपल, उनको अक्सर बड़ा किसके द्वारा किया जाता था, काले लोगों के द्वारा। क्योंकि काले लोग क्या करते थे, गोरे आदमी जो होते थे उनके लिए, गोरे बच्चे होते थे ना, जो गोरे आदमी होते थे उनके बच्चों के लिए मेड का काम करते थे, दाई माँ का काम करते थे, उनको पालते थे, पोसते थे, उनका देख रेख करते थे। तो जो सफ़ेद बच्चे थे उनको बड़ा कौन करता था, काले लोग। हु न्यू देयर फर्स्ट ऑल एक्सेप्टिंग लव फ्रॉम द ब्लैक वुमेन, और स्टार्टिंग में इन गोरे बच्चों को सारा प्रेम कहाँ से मिलता था, उन काली औरतों से। एंड देन व्हेन दे वर 12 और सो, और जब 12 साल के आसपास की उम्र हो जाती थी उन बच्चों को, तो उनको क्या बताया जाता था कि तुम इसको भूल जाओ। द डीप लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देमसेल्व्स एंड मैमी, कि तुम वो जो दाइमा होती थी इसको मैमी बोलते थे, कि तुम अपनी मैमी के साथ में भूल जाओ, वो गई। क्यों? क्योंकि अब बेसिकली उस मैमी को, उनको ये समझाया जाता था बच्चों को कि तुम्हारी जो मैमी है ना, वो अब किसी और के पास में चली गई है, किसी और अच्छी फैमिली को बेच दी गई है, सोल्ड कर दी गई है, अब वहाँ जाके वो बच्चे संभालेगी, तुम्हारे साथ इतना ही समय था, तुम भूल जाओ उसको, अब तुम्हारे कोई काम की नहीं है वो, जो अब तक तुमने रिलेशनशिप निभाया उससे बस भूल जाओ उसको, अब वो कोई काम का नहीं है। मतलब हम इंसान ही इंसान को ये बताते हैं कि जिससे तुम्हारे संबंध रहे हैं उसको भूल जाओ तुम, अब तुम्हारा उससे का कोई संबंध नहीं है, अब वो तुम्हारे कोई काम की नहीं रही, अब वो किसी और के काम की हो गई है, तो तुम उसे भूल जाओ। तो हम भूलना सिखाते हैं, जानवर भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो माई ओल्ड मैमी वॉज, तो वो बच्चे कैसे बोलते कि मेरी पुरानी मैमी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो अब किसी और फैमिली में चली गई है, ऐसे ऐसे, और अब उनका कोई लगाव उससे रहा नहीं है। मैनी मोर ईयर्स लेटर ए वाइट वुमेन वुड से, और बहुत सालों बाद में ऐसी एक सफ़ेद औरत जो कभी बच्चा होकर थी, जिसको बड़ा भी किसी काली औरत नहीं किया था, वही सफ़ेद औरत कभी बाद में भविष्य में क्या बोलेगी, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड दीज नीग्रोज दीज ब्लैक्स, मुझे समझ में नहीं आता काले लोगों की क्या समस्या है, वॉट डू दे वॉन्ट, क्या चाहिए इनको हमसे, दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम अस, हमसे कितने अलग हैं ये लोग, ये हमसे दूर क्यों नहीं रहते हैं, क्या चाहिए इनको, ये हमारे आसपास क्यों भटकते रहते हैं बेसिकली, है ना। तो वही सफ़ेद औरत जो कभी बच्चा हुआ करती होगी, उसको कभी किसी काली औरत ने पाला पोसा होगा, और वही जब बड़ी हो जाती है तो उसकी ऐसी काली औरतों के खिलाफ, ऐसे काले लोगों के खिलाफ उसकी भावना इस तरह की होती है कि इनको क्या चाहिए हमसे। एंड अबाउट द इंडियंस, और इंडियंस के बारे में तो अलग ही ख्याल थे। ये जो गोरे लोग थे, इंडियंस को तो क्या समझते थे, जानवर के समान समझते थे, लाइक एनिमल्स बाय द सेटलर्स। जो सेटलर्स है, सेटलर्स कौन होते थे, ये अंग्रेज़ लोग जो भारत में आके बस गए थे, है ना। ये भारतीय लोगों को क्या समझते थे, जानवर समझते थे, जानवर बेसिकली। और सेटलर शब्द, एक्चुअल में सेटलर शब्द का हम अर्थ नहीं समझ रहे थे कि सेटलर का अर्थ क्या है, परंतु सेटलर एक तरह का यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म क्या होता है, जब कोई गंदा शब्द होता है ना, उसको गंदा ना लगे इसलिए उसके रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, वो गुजर गया। हम ऐसे नहीं बोलते वो मर गया, हम बोलते वो गुजर गया। तो गुजर गया शब्द क्या है, यूफेमिज्म है। वो मर गया, उसके रिप्लेसमेंट के लिए जो कम बुरा लगे ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो यूफेमिज्म है ना। तो बेसिकली यहाँ पे सेटलर शब्द है ना, वो यूफेमिज्म है। वो उसका सही मतलब अर्थ निकाले तो वो सेटलर कौन है, वो राक्षस लोग हैं, वो खून चूस रहे थे हमारे देश में आके, हम पे अत्याचार कर रहे थे, वो सेटलर थे वो, ठीक है। हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शन एज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब उनको सेटलर कहा जाए, उनका एक्चुअल में सही व्याख्या की जाए ना तो इतनी बुरी निकलेगी कि उसे कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं समझेगा बेसिकली। मतलब अभी तो बोल दिया कि ठीक है सेटलर है। अब एंड अबाउट द थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन मैन हु मैरी जापानीज, कोरियंस एंड फिलिपिना एंड अदर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वुमेन एंड ऑफ हाउ हैप्पी दे रिपोर्ट दे आर ब्लिसफुली अंटिल देयर ब्राइड्स लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब देखो और एग्जांपल दे रहा है कि बहुत से हज़ारों ऐसे अमेरिकन आदमी हैं जिन्होंने जापानीज़ औरतें, कोरियन औरतें या फिलिपिनी औरतों से शादी कर ली, जो कि नॉन स्पीकिंग वुमेन है, यानी जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है, ठीक है। तो वो बोलते थे उनकी शादी बड़ी खुशनुमा चल रही है, वो बहुत खुश हैं, ठीक है, ब्लिसफुली रह रहे हैं, बहुत खुशनुमा तरीके से जी रहे हैं। कब तक?
जब तक कि उनकी दुल्हन को, उनकी वाइफ को अंग्रेज़ी बोलना नहीं आ गया। जैसे ही अंग्रेज़ी बोलना आ गया, उनकी शादियाँ टूटने लग गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब तक इंसान बोलना नहीं सीखा, जब तक सिर्फ बात इशारों में हो रही है, जब तक सिर्फ इमोशंस का आदान प्रदान हो रहा है, लैंग्वेज बीच में नहीं आई थी, तब तक सब ठीक था। जैसे ही भाषा बीच में आ गई तो इंसान ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया और सारे इमोशंस पीछे रह गए बेसिकली। ठीक है, तो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे इमोशंस, बच्चों का संबंध इमोशनल होता है, चाहे वो जानवर से हो चाहे दूसरे इंसानों से हो। जब तक संबंध इमोशंस के द्वारा हो रहा है, अपनी भावनाओं के द्वारा संबंध व्यक्त हो रहा है, संबंध से जुड़े हुए हैं, तब तक सब सही है। जैसे ही भावना को पीछे धकेल के दिमाग का इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल होने लग जाता है ना, तब इंसान बदल जाता है। तो वो औरतें जैसे वो इंग्लिश बोलना सीख गए, अब उनमें आपस में झगड़े हो रहे हैं, वो कुछ बोल रही है, वो उसके रिप्लाई में कुछ बोल रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये दर्शा क्या रहा है? अपेरेंटली देयर ओन रिफ्लेक्शंस। जैसे ही वो बोलने लग गई, उन्होंने अपना सच्चा स्वभाव दिखाना शुरू कर दिया। उस रिश्ते का सच्चा स्वभाव बाहर आ गया कि कितनी बन रही है इनके बीच में। इमोशनल जब तक था, जब तक बोल नहीं पा रही थी, जब तक लैंग्वेज नहीं आती थी, तो इमोशन से डील करते थे, तब तक सब ठीक था। परंतु जैसे ही बोलने लगी, सब गड़बड़ हो गया। तो आई थॉट ऑफ सोसाइटीज इम्पेशंस विद द यंग। अब और देख रहा है, देखो एग्जाम्पल से देख रहा है कि मैं सोचता हूँ कि सोसाइटी का कितनी ज़्यादा अधीर है सोसाइटी जवान बच्चों के साथ में। वाई आर दे प्लेइंग द म्यूजिक सो लाउड? वो अक्सर सवाल पूछते हैं, ये इतना ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक क्यों बजाते हैं? Perhaps the children have listened to much of the music of oppressed people their parents danced to before they were born. हो सकता है इन बच्चों ने जब पेट में होंगे तब वो म्यूज़िक सुना होगा जो इनकी पापा मम्मी सुना करते होंगे। कौन सा म्यूज़िक? ऑप्रेस्ड म्यूज़िक। कि कभी वो ऐसा म्यूज़िक सुनते होंगे कि उनके साथ में कितना गलत हुआ था, है ना? तो ये बच्चे भी वो सुन के पेट में बड़े हुए होंगे बेसिकली, विद इट्स पैशनेट बट सॉफ्ट क्राइज फॉर एक्सेप्टेंस एंड लव। और वो म्यूज़िक किस बारे में था? जो उनके माँ बाप ने सुना था कि हमको भी अपना लो, हमसे भी प्रेम करो। एंड दे हैव वंडर्ड वाई देयर पेरेंट्स फेल टू हियर। ठीक है, परंतु इंसान कभी जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है वो समय के साथ बदल जाता है, बाद में उसी चीज़ को भूल जाता है। तो ये बच्चे भी बाद में भूल जाएंगे। जैसे इनके पेरेंट्स बड़े हो गए, ये भूल भाल गए कि कभी ये भी लव, प्रेम, इसके लिए तड़प रहे थे। ठीक है, अब इनको बच्चों में कमी नज़र आती है, इन बच्चों में खामी नज़र आती है। ठीक है, बच्चों से शिकायत होती है, परंतु अगर देखा जाए तो कभी ये भी बच्चे थे और इनको भी इसी तरह की शिकायत थी। तो हम इंसान कनेक्शन समझने की कोशिश नहीं करते, हम इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करते। हम अपना दिमाग, जिससे बड़े हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, तो हम अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। अब देखो, आई डू नॉट नो हाउ लॉन्ग ब्लू हैड इनहेबिटेड हिज 5 ब्यूटीफुल बोरिंग एकर्स बिफोर ही मूव्ड इनटू अ हाउस। तो राइटर बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि ब्लू कितने सालों से, कितने लंबे समय से इन 5 एकड़, सुंदर 5 एकड़ ज़मीन पे बोर हो रहा है ना? हम इस घर में 3 साल, मतलब हम तो बेसिकली 1 साल पहले आए हैं, 1 साल पहले की बात बोल रहे हैं। हम तो 1 साल पहले आए हैं इस घर में, हम तो 1 साल से देख रहे हैं इसको, ये पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे है। एंड हैड ऑल्सो ट्रेवल टू अदर वैलीज, अदर सिटीज, अदर वर्ल्ड्स, ही वॉज स्टिल देयर। हो सकता है हम तो जगह जगह घूम रहे थे, ये तो यहीं पर था। ठीक है, ये जान कितने सालों से यहाँ पर होगा। बट देन इन आवर सेकंड ईयर एट द हाउस समथिंग हैपेंड इन ब्लूज लाइफ। परंतु जब हमारी दूसरी साल चल रही थी इस घर में, जो किराए के घर में हम रह रहे हैं, तभी ब्लू के साथ में कुछ अलग हुआ। एक सुबह हमने देखा कि लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द फॉग दैट ले रिबन ओवर द मिडो। तो हमने देखा कि थोड़ा धुंध में कि एक रिबन बंधा हुआ है घास के मैदान के पास में, और हमने एक दूसरे घोड़े को देखा। वो ब्राउन घोड़ा था। ठीक है, और वह दूसरे कोने पे था, अदर एंड ऑफ ब्लूज फील्ड। ब्लू जिस खेत में 5 एकड़ खेत में घूमता रहता है, उसके दूसरे कोने पे था वो ब्राउन घोड़ा। ब्लू अपीयर टू बी अफ्रेड ऑफ इट। ब्लू उससे थोड़ा डरता हुआ नजर आ रहा था। एंड फॉर सेवरल डेज मेड नो अटेम्प्ट टू गो नियर। और कई दिनों तक वो उसके करीब भी नहीं गया। ठीक है, वी वेंट अवे फॉर अ वीक। 1 हफ्ते के लिए हम कहीं बाहर चले गए, तो हमने देखा नहीं पीछे क्या हुआ। फिर जब हम वापस लौट के आए, व्हेन वी रिटर्न, तो ब्लू हैड डिसाइडेड टू मेक फ्रेंड्स एंड द 2 हॉर्सेज एम्बल्ड और गैलोप्ड अलोंग टुगेदर। तो हमने पाया कि ब्लू और उस घोड़े ने अब दोस्ती कर ली है, बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं, और वो साथ साथ घूमते हैं, उछलते कूदते रहते हैं पूरे घास के मैदान में। ब्लू डिड नॉट कम नियरली एज ऑफन टू द फेंस अंडरनीथ द एप्पल ट्री। अब ब्लू पहले की तरह बाड़े के पास में एप्पल खाने के लिए नहीं आता था, बहुत कम आता था, क्योंकि अब उसका टाइम पास कैसे हो जाता था? उस दूसरे घोड़े के साथ में। वैन ही डिड ब्रिंगिंग हिज न्यू फ्रेंड विद हिम। और जब वो कभी आता था बाड़े के पास में, तो अपने उस नए मित्र को साथ में लेके आता था। ठीक है, देयर वॉज ए डिफरेंट लुक इन हिज आइज। अब उसकी आंखों में एक अलग तरह का लुक था, अ लुक ऑफ इंडिपेंडेंस, एक आज़ादी का भाव था, ऑफ सेल्फ पोजीशन। ऐसा कुछ था कि अब मेरे पास भी कोई है,
ऑफ इनएलिनेबल हॉर्सनेस। अब उसके अंदर में हॉर्सनेस यानी एक घोड़े के अंदर जो सही में जो उसका स्वभाव होता है ना घोड़े का, अब वो दिखाई दे रहा है उसके अंदर। हिज फ्रेंड इवेंचुअली बिकेम प्रेग्नेंट। उसका फ्रेंड क्या है, एक फीमेल घोड़ा है। उसकी जो ब्राउन घोड़ा है वो एक फीमेल घोड़ा है और वो अब क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई है। फॉर मंथ्स एंड मंथ्स देयर वॉज इट सीम्ड टू मी अ म्यूचुअल फीलिंग बिटवीन मी एंड द हॉर्स ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस। आई फेड एपल्स टू देम बोथ। कई महीनों तक मेरे मन में एक म्यूचुअल फीलिंग आई उनके प्रति और मैं उन दोनों घोड़ों को क्या करती थी, एप्पल खिलाया करती थी। द लुक इन ब्लूज आइज वॉज वन ऑफ अनअबेस्ड दिस इज इटनेस। और ब्लू की आंखों में बिल्कुल क्लियरली वो भाव नजर आता था कि बस यही मुझे चाहिए, यही मेरा जीवन है। मतलब उसको उसकी पार्टनर मिल गई है और उसकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो गई है और अब यही उसका जीवन है। इट डिड नॉट हाउएवर लास्ट फॉर एवर। परंतु यह हमेशा के लिए नहीं चला। वन डे आफ्टर विजिट टू द सिटी, एक बार शहर से जब मैं लौट के आया तो आई वेंट आउट टू गिव ब्लू सम एप्पल्स। मतलब लौट के आई राइटर शहर से, तब क्या हुआ, उसने ब्लू को कुछ एप्पल्स देने के लिए गई बाड़े के पास में, फेंस के पास में। ही स्टूड वेटिंग और सो आई थॉट। मैंने पाया कि भाई वो वहाँ खड़ा था, वेट कर रहा था, तो मैं उसके पास में गई कि चलो एप्पल खिला देती हूँ उसको। दो नॉट बीनीथ द ट्री, मतलब वो वहीं पे खड़ा था परंतु पेड़ के नीचे नहीं खड़ा था, वो पेड़ से तो हट के खड़ा था। तो मैं वहाँ गई एंड मैंने ट्री को हिलाया और थोड़ा पीछे हटी तो ऊपर से एप्पल्स की बारिश हो गई, एप्पल टूट गए, परंतु वो बिल्कुल हिला तक नहीं, ब्लू वहाँ से हिला तक नहीं। आई कैरीड सम ओवर टू, मैं कुछ एप्पल्स उसके पास में ले गई। ही मैनेज टू हाफ क्रंच वन, उसने एक एप्पल आधा खा लिया बस। द रेस्ट ही लेट फॉल टू द ग्राउंड, बाकी उसने ग्राउंड में पड़े रहने दिए, उसने खाया ही नहीं। आई ड्रेडेड लुकिंग इनटू द आइज, मैंने उसकी आंखों की तरफ देखने की कोशिश करी बिकॉज आई हैड ऑफ कोर्स नोटिस दैट ब्राउन इज पार्टनर हैड गॉन, क्योंकि मैंने नोटिस कर लिया था उसका जो पार्टनर ब्राउन है वो चला गया है, वो चली गई, वो ब्राउन जो फीमेल हॉर्स थी वो चली गई। बट आई डिड लुक, पर मैंने फिर भी उसकी आंखों की तरफ, मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे इसकी आंखों की तरफ झांकूं, क्या भाव आ रहे हैं। उसको समझ में आ गया था क्या भाव आ रहे हैं, परंतु फिर भी उसने देख लिया उसकी आंखों में, इफ़ आई हैड बीन बॉर्न इनटू स्लेवरी एंड माई पार्टनर हैड बीन सोल्ड और किल्ड। उसकी आंखों में वही भाव थे कि अगर मैं गुलाम होती किसी की और मेरे पास मेरा कोई पार्टनर होता और मेरे पार्टनर को बेच दिया जाता या मार दिया जाता, तो जैसा मेरी आंखों में भाव होता ना वैसा ही ब्लू की आंखों में कि उसका पार्टनर उससे छीन लिया गया है। माई आईज वुड हैव लुक लाइक दैट, मेरी आंखें भी वैसी नजर आती। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर एक्सप्लेन दैट ब्लूज पार्टनर हैड बीन पुट विद हिम। पास के जो बच्चे, बगल का जो पड़ोसी है, जो बच्चे कभी कभी इस पर घुड़सवारी करते हैं, उन बच्चों ने उसे बताया राइटर को कि जो ब्लू का जो पार्टनर था ना वो उसके पास में रखा गया था जानबूझ के, वो फीमेल हॉर्स को यहाँ लाया गया था ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए, इसलिए। The same expression that old people used I had noticed when speaking of an ancestor during slavery who had been impregnated by her owner. वही उन बच्चों ने उसी एक्सप्रेशन के साथ में ये बात समझाई मुझे, जैसे कि पहले जब गुलामी का समय हुआ करता था, हम लोग गुलाम थे, जो काले लोग थे, तो जैसा कि किसी ओल्ड पीपल के द्वारा ये बताया जाता था कि किस तरीके से उनके पूर्वजों को जो गुलाम हुआ करते थे उनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता था, लेडीज़ को प्रेग्नेंट कर दिया जाता था उनके मालिक के द्वारा, है ना, और फिर उनको बाहर भेज जाता था, उनको उनसे बच्चे छीन लिए जाते थे, उनको वहाँ से मालिक से दूर कर दिया जाता था। उसी तरीके से ये जो घोड़ा है ब्लू है, ये इसके मालिक का गुलाम है और वो फीमेल घोड़ा, ब्राउन घोड़ा है, उसको लाके इसके पास में रखा गया, उसको प्रेग्नेंट किया गया, उसे छीन लिया गया वापस से, वो चले गए वहाँ से, उसको ले गए यहाँ से। तो उन बच्चों की में वही भाव था, उसी भाव से वो बच्चों ने समझाया इसको, क्या बोलते हैं, नरेटर को। सिंस दैट वॉज अकम्प्लिश्ड, जब वो कंसीव करने का, उसे प्रेग्नेंट करने का जो काम है वो पूरा हो गया, शी हैड बिन टेकन बैक बाय हर ओनर, तो उस ब्राउन घोड़े का जो मालिक था वो उसको ले गया। हु लिव्ड समवेयर एल्स, वो कहीं और रहता था तो वो ले गया उसको वहाँ पे। विल शी बी बैक आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा उन बच्चों से क्या उस ब्राउन घोड़े को वापस लाएंगे वो। दे डिडंट नो, बच्चों को नहीं पता था, क्योंकि वो नहीं आएगा वैसे भी, देखा बच्चों को वैसे ही नहीं पता होगा, परंतु वो क्यों लाएंगे उसको। ब्लू वॉज लाइक ए क्रेज्ड पर्सन, ब्लू एक पागल व्यक्ति की तरह हो गया अब। ब्लू वॉज टू मी ए क्रेज्ड पर्सन, बिल्कुल एक पागल व्यक्ति की तरह लग रहा था मुझे अब ब्लू। ही गैलोप्ड फ्यूरियसली, वो बिल्कुल गुस्से में इधर कूद रहा था, एज ही वॉज बींग रिडन अराउंड इज 5 एकड़ ब्यूटिफुल एकर्स। वो बस उस 5 एकड़ ज़मीन में, उस सुंदर 5 एकड़ ज़मीन में पूरे गुस्से से इधर उधर कूद रहा था। ही वाइंड अंटिल ही कुडंट, वो बस चिल्ला रहा था जब तक कि वो चिल्ला नहीं पाए, जब तक वो छक ना जाए, बुरी तरह थक ना जाए, उसके मुंह से आवाज़ ना निकले, तब तक वो चिल्ला रहा था। ही टोर एट द ग्राउंड विद हिज हूव्स, वो अपने पैरों से ग्राउंड को फाड़ रहा था। ही बटेड हिमसेल्फ अगेंस्ट हिज सिंगल शेड ट्री, और वह खुद के सिर को मतलब लगातार रगड़ रहा था, पीट रहा था सिर को उस एकमात्र छांवदार पेड़ के नीचे, मतलब सिर पेड़ पे टक्कर मार रहा था अपने सिर से। एंड देन एज ऑलवेज टुवर्ड्स द रोड डाउन विच इज पार्टनर गॉन, और फिर उधर भागता जहाँ पे उस रास्ते की तरफ, जिस रास्ते से ब्राउन को ले जाया गया, उस रास्ते की तरफ भागता। एंड देन occasionally when he came up for apples or I took apples to him, he looked at me,
और जब वो कभी कभार एप्पल्स के लिए आता था और मैं उसको एप्पल्स खिलाती थी तो वो मेरी तरफ देखता था। इट वॉज ए लुक सो पियर्सिंग, सो फुल ऑफ ग्रीफ। उसका जो लुक था वो कैसा था, बहुत दर्द वाला, जैसे उसकी नज़रें मेरे को चीर के मेरे आर पार निकल जाएंगी। सो फुल ऑफ ग्रीफ, बिल्कुल दुख से भरा हुआ। अ लुक सो ह्यूमन। उसका जो भाव था वो बिल्कुल एक इंसान की तरह था, बिल्कुल बहुत ही इमोशनल। आई ऑलमोस्ट लाव, मुझे एकदम हंसी आ गई। हंसी कौन सी वाली? आई फेल्ट टू सैड टू क्राई। मुझे इतना दुख हुआ, राइटर बोली, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं रो भी नहीं पा रही थी, मुझे बल्कि हंसी आ गई। टू थिंक देर आर पीपल हु डू नॉट नो वॉट एनिमल सफ़र। ऐसे लोगों के बारे में सोच के हंसी आ गई जो इतना सा भी नहीं समझते कि जानवर कैसा महसूस करते हैं, वो कितना भुगतते हैं जब उनके साथ में इस तरह का बर्ताव किया जाए। पीपल लाइक मी हु हैव फॉरगॉटन एंड डेली फॉरगेट ऑल दैट एनिमल्स ट्राई टू टेल अस। लोग मेरे जैसे, और भी लोग जो मेरे जैसे, जो रोज़ भूल जाते हैं या भूलने की कोशिश करते हैं बेसिकली क्या कि एनिमल्स भी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीथिंग यू डू टू अस विल हैपन टू यू। वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो कुछ हमारे साथ में कर रहे हो ना, ये गलत काम, जो भी हमारे साथ बर्ताव कर रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ भी होगा, देखना। वी आर योर टीचर्स, हम तुम्हारे टीचर्स हैं, हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि जो हमारे साथ तुम कर रहे हो तुम्हारे साथ भी होगा। एज यू आर आर, जिस तरह से तुम हमारे टीचर हो उस तरह से हम भी तुम्हारे टीचर हैं। ये जानवर हमको ये बता रहे हैं। वी आर वन, लेसन एसेंशियली इट। सबक यही है, लेसन क्या है? लेसन यही है कि हम सब एक हैं, हम इस दुनिया में, इस दुनिया के हिस्से हैं, हम एक हैं। तुम हमारे साथ गलत करोगे तुम्हारे साथ गलत होगा, ये बिल्कुल बात है। क्यों, कैसे? क्योंकि जानवर भी इसी दुनिया का हिस्सा है। ये पूरा एक चक्र है। अगर आप जानवरों को मारोगे, ख़त्म करोगे, तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा ना बेसिकली। तो वही है कि तुम हमारे साथ बुरा करोगे तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। देयर आर दोज हु नेवर वंस हैव इवन कंसिडर्ड एनिमल्स राइट्स। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब जो एनिमल्स के अधिकार तक को नहीं मानते कि एनिमल्स के कोई अधिकार भी होते हैं क्या। दोज हु हैव बीन टॉट दैट एनिमल्स एक्चुअली वांट टू बी यूज्ड एंड अब्यूज्ड बाय अस। क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा ये सिखाया गया है कि एनिमल्स तो अब्यूज़ करने के लिए, एनिमल्स के साथ तो कुछ बुरा बर्ताव भी होना चाहिए, वो तो इसीलिए बने हैं, उनको सिखाया ही जाता है। जब वो छोटे बच्चे थे तब से उनको ये सिखाया जाता है कि एनिमल्स के साथ तो बुरा बर्ताव करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए होते हैं वो तो, है ना। जिस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन, उनको उनके बारे में क्या गलत धारणा फैला रखी है। देखो, जानवरों के बारे में गलत धारणा नहीं फैला रखी कि जानवर तो हमारे लिए हैं, हम उनका शोषण करेंगे, हमारे शोषण करने के लिए बने हैं वो तो, ठीक है, मतलब हम उनका शोषण करें इसी चीज़ के लिए बने हैं वो तो। छोटे बच्चों के बारे में क्या धारणा फैला रखी है कि छोटे बच्चों को पसंद है कि कोई उनको डराए। ऐसे ही औरतों के बारे में क्या गलत धारणा फैला रखी कि औरतों को पसंद है कि भाई उनका रेप किया जाए, उनके साथ में उनको सेक्सुअली असोल्ट किया जाए, वो उनको मज़ा आता है जब कोई उनके साथ ऐसा कुछ करता है। तो ये गलत धारणा फैलाई गई। तो ये कुछ गलत धारणा है जो हमको सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, हमको ये फैलाई गई हैं। दे आर द ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ दोज हु ऑनेस्टली थॉट बिकॉज समवन टॉट देम दिस। और ये उनके पड़पोते हैं, ऐसे लोगों के पड़पोते हैं जिनको कभी सिखाया गया था ऐसी बातें, ठीक है, और वो इन तक आई हैं अब पीढ़ी दर पीढ़ी। वुमेन कांट थिंक, क्या सिखाया गया कि औरतें सोच नहीं सकती। निगर्स कांट फेंट, और जो काले लोग हैं वो कभी बेहोश नहीं होते, मतलब वो तो उनसे आप कितना ही शोषण कर लो, कितना ही पीट लो, मार लो, वो बेहोश नहीं होंगे, है ना। तो ये वो तो इंसान ही नहीं है जैसे बेसिकली, है ना। द बट मोस्ट डिस्टर्बिंग ऑफ ऑल, पर इन सब में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ क्या है कि इन ब्लूज लार्ज ब्राउन आइज वॉज ए न्यू लुक, कि ब्लू की जो भूरी बड़ी आँखें हैं अब उनमें एक नया भाव आ गया है। मोर पेनफुल देन द लुक ऑफ डेस्पेयर, निराशा से भी ज़्यादा पेनफुल एक नया भाव आ गया है। द लुक ऑफ डिसगस्ट विद ह्यूमन बींग्स, कि इंसान के प्रति घृणा वाला भाव आ गया उसके मन में। विद लाइफ द लुक ऑफ हेट्रेड, इंसान के प्रति घृणा, जीवन के प्रति घृणा, एक नफरत का भाव उसके मन में आ गया, उसकी आंखों में आ गया। एंड इट वॉज ऑड वॉट द लुक ऑफ हेट्रेड डिड। अब देखो, और देखो कितना अजीब है कि हेट्रेड का भाव किस तरह का होता है, किस तरह का लुक होता है जब किसी की आंखों में नफरत बस जाए तो। इट गेव हिम फॉर द फर्स्ट टाइम द लुक ऑफ ए बीस्ट, और उस नफरत के भाव ने पहली बार उसको एक बीस्ट के रूप में प्रस्तुत किया। आज तक वो मुझे बहुत सुंदर तगड़ा घोड़ा नजर आता था, अब उसकी आंखों में जिससे नफरत भरी हुई हो, अब वो सही में लग रहा है कि जैसे कोई राक्षस के तौर पर खड़ा हो। And what that meant was that he had put up a barrier within to protect himself from other violence. अब इस सब का क्या मतलब निकला? इस सब का ये मतलब निकला कि अब उसने खुद के और इंसानों के बीच में एक बैरियर, एक रुकावट पैदा कर ली है कि अब मेरे साथ तुम और वायलेंस और हिंसा नहीं कर सकते। उसके साथ में मानसिक हिंसा हुई है,
तो बोले अब तुम मेरे साथ किसी भी तरह की इंसान नहीं कर सकते, अब मैं तुमसे कोई संपर्क ही नहीं रखूंगा बेसिकली। इस तरह का उसने एक बैरियर, एक रुकावट पैदा कर ली इंसानों के बीच में। वो इंसानों से कनेक्शन ही नहीं रखना चाहता वो। ऑल द एप्पल्स इन द वर्ल्ड वुडंट चेंज द फैक्ट, और इस सत्य को दुनिया के सारे एप्पल्स मिलकर भी नहीं बदल सकते। आप उसे कितना भी एप्पल लुभाने के लिए दे दो उसको, उसका ये भाव अब नहीं बदलेगा। उसने ये इंसानों के प्रति ये भाव परमानेंटली पैदा कर लिया कि इंसानों के प्रति उसके मन में बिल्कुल घृणा हो गई है, एंड ही डजंट वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद ह्यूमन। उसको इंसानों के साथ में कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। एंड सो ब्लू रिमेन्ड अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर लैंडस्केप। इस तरह से ब्लू हमेशा हमारे उस सुंदर लैंडस्केप का एक अच्छा सा हिस्सा रहा, ब्यूटीफुल पार्ट रहा। वेरी पीसफुल टू लुक एट फ्रॉम द विंडो, खिड़की से देखने पे बहुत ही शांत नजर आता था। वाइट अगेंस्ट द ग्रास, उस हरी ग्रास के ऊपर एक वाइट रंग का घोड़ा। वंस ए फ्रेंड केम टू विजिट एंड सेड, एक बार मेरा मित्र आया एक, और उसने उसको देख के कहा, लुकिंग आउट ऑन द सूथिंग व्यू, उस शानदार नज़ारे को देख के कहा उसने कि एंड इट वुड हैव टू बी ए वाइट हॉर्स, देखो सफ़ेद घोड़ा खड़ा है, ऑफ द वेरी इमेज ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का प्रतीक। एंड आई थॉट येस द एनिमल्स आर फोर्स्ड टू बिकम फॉर अस मेयरली इमेजेस ऑफ व्हाट दे वंस सो ब्यूटीफुली एक्सप्रेस। हाँ, इंसान तो हमारे लिए प्रतीक ही है, मतलब जानवर तो हमारे लिए, एनिमल्स को हमने प्रतीक बना के छोड़ दिया, केवल आज़ादी का प्रतीक। सफ़ेद घोड़ा है आज़ादी का प्रतीक, और आज़ादी उसको मिली नहीं रही बेचारे को। उसको अपना पार्टनर मिला था वो भी छीन लिया, उसको 5 एकड़ में बांध के रख रखा है यहाँ, और लोग उसे देख के कैसे बोलते हैं, देखो आज़ादी का सफ़ेद घोड़ा, आज़ादी का प्रतीक। हमने बस ऐसे प्रतीक, ऐसे इमेजेस बना के छोड़ दें दुनिया में, और उन इमेजेस को हम रियल लाइफ में फॉलो भी नहीं करते हैं, है ना। एंड वी आर यूज टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द कंटेनर शोइंग कंटेंटेड काउज। हम गायों का दूध पीते हैं, पैक होके आता है वो डब्बे में दूध, और उसके ऊपर क्या लिखा होता है डब्बे पे, कंटेंटेड काउ, संतुष्ट काऊ, संतुष्ट हुई काऊ का दूध है ये बिल्कुल। बल्कि हमको पता है उन काऊ के साथ में कितनी बर्बरता हो रही होगी वो दूध निकालने के लिए, ठीक है। ऐसे ही जो अंडा देती है मुर्गियाँ, उन मुर्गियों के बेसिकली उनके ऊपर क्या लिखा है, हैप्पी हैंड्स, और अंडों के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ हैप्पी हैंड्स, खुशनुमा मुर्गियाँ। जबकि उन मुर्गियों के ऊपर इंजेक्शन, उनमें लगा के इंजेक्शन ज़बरदस्ती उनसे अंडे दिलवाए जाते हैं, है ना। ऐसे ही बुल्स, उन बुल्स को मार के जिनका मांस खाया जाता है, हैमबर्गर्स बनाया जाता है। हैमबर्गर्स खाने की चीज़ है बर्गर, हैमबर्गर मांस वाला, बीफ जो ये गाय भैंसों के मांस से बना होता है वो, है ना। तो उनके ऊपर भी इस तरह से कि बुल्स ऑफ इंटेग्रिटी, कि ये बुल्स कैसे हैं, इंटेग्रिटी वाले बुल्स हैं। ये बुल्स किस तरीके के हैं, इंटेग्रिटी, मतलब जो खुद में कंप्लीट हैं और जिनको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, वो संतुष्ट है बिल्कुल नहीं। ऐस उनको मार दिया गया है, उनको बूचर खाने भेज के उनको मार दिया गया है, और उनका मांस बेच के तुम खा रहे हो बेसिकली। एज वी टॉक्ड ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस वन डे फॉर ऑल वी सेट डाउन टू स्टीक्स आई एम ईटिंग विद। अब बोल रहे हैं कि देखो ऐसे ही एक दिन हम बैठ के आज़ादी की बात करते, फ्रीडम की बात करते, न्याय की बात करते, जस्टिस की बात कर रहे थे, तभी कब बात कर रहे थे, हमने स्टीक्स खा रहे थे, मांस खा रहे थे, मांस खाते हुए आज़ादी और जस्टिस की बात कर रहे थे, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आई एम ईटिंग मिजरी, मैं तो मिजरी खा रही हूँ बेसिकली। मैं तो बहुत ज़्यादा जो इनके, जब तुम मांस खा रही हो इसका मतलब तुमने किसी के साथ में बहुत ज़्यादा बर्बरता करी है, किसी से बहुत ज़्यादा वायलेंस किया है, मैं तो वो खा रही हूँ। और मेरे दिमाग में जैसे ही ख्याल आया, आई टुक द फर्स्ट बाइट एंड स्पिट आउट, मैंने वो पहला निवाला ही उगल दिया बेसिकली, कि नहीं, मैं एक तरफ तो फ्रीडम की बात कर रही हूँ, जस्टिस की बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं जानवरों को खा रही हूँ। ये किस तरह की फ्रीडम और किस तरह का जस्टिस है? ये तो जिस तरह के आपके विचार हैं, आपके कृत्य उस तरह के हैं ही नहीं, आपके एक्शंस उस तरह के हैं ही नहीं। और मेरे मुंह से होने वाला बाहर निकल गया, स्टोरी ख़त्म हो गई। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी बेसिकली यही है कि हम इंसान जो है ना, कभी इमोशनल कनेक्शन को बनाए रख ही नहीं पाते हैं। हम सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम इंसान के साथ में इंसान बुरा व्यवहार करता है, इन जानवर के साथ में इंसान बुरा व्यवहार करता है, प्रकृति के साथ में इंसान बुरा व्यवहार करता है। हम ये भूल जाते हैं कि उनको भी दर्द होता है, उनके भी भाव हैं, उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी रिश्ते हैं, उनको भी पेन होता है। हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं, हम अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये बात बहुत ही मार्मिक तरीके से राइटर ने कही है कि हम बेसिकली, हम होने को तो ह्यूमन एनिमल्स है, हम खुद को से कंप्लीट क्रिएशन मानते हैं, परंतु हम कंप्लीट क्रिएशन नहीं है। बेसिकली दीज एनिमल्स आर द कंप्लीट क्रिएशन। वो कम से कम बदलते तो नहीं है। बचपन में जिस तरह से तुम्हारे साथ में थे, वो तुम बड़े हो जाओगे जब भी तुम्हारे साथ में वैसा ही एक्ट करेंगे वो, क्योंकि उनको तुम याद हो। वो नहीं बदले हैं, तुम बदल गए हो। इंसान हर जगह हिंसा करने का,
अपने स्वार्थ सिद्ध करने का नए नए तरीके ढूंढ लेता है। उस रिश्ते नाते भूल जाता है, अपनों का खून मतलब बहा देगा, खुद को लूट लेगा, अपने रिश्तों को लूट लेगा, अपने रिश्तों का खून कर देगा, धोखा देगा, छल करेगा, कपट करेगा, सब कुछ करेगा अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व के लिए। तो ये स्टोरी है राइट्स, अधिकारों के ऊपर है, जानवरों के अधिकार है ना, उनके ऊपर है स्टोरी बेसिकली। थोड़ा ह्यूमन राइट्स का भी है इसमें बात, क्योंकि ब्लैक्स की बात की गई है, तो ह्यूमन राइट्स भी हैं पर एनिमल राइट्स पर स्पेशली फोकस किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना स्टोरी एम आई ब्लू कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।